सबसे पहली चीज़ ये कि आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, पोइट्री, ड्रामा, नॉवल, प्रोज, अमेरिकन लिटरेचर। अब ये 500 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आप लोग पहले जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उसकी आपने मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 बुक्स करनी होती है, तो आप पेपर कवर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आखिरी जो सब्जेक्ट है अमेरिकन लिटरेचर, उसके लिए मस्ट है कि आप 5 से 6 किताबें करें। मैं 6 किताबें करवाती हूँ ताकि स्टूडेंट जो है वो आखिरी दिन बैठ के चांस पे ना हो, ठीक है। तो इस वजह से मैं 6 बुक्स अमेरिकन लिटरेचर की करवाती हूँ। और साथ साथ जब हम किताबें पढ़ रहे होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे पोइट्री करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे बेटा लिटरेरी टर्म्स आएंगे, वो आपका होमवर्क होगा, ठीक है। कुछ तो मैं वैसे ही आपको बता दिया करूंगी, जैसे सटायर क्या है, ह्यूमर क्या है, आयरनी क्या है, जुक्सटापोजिशन क्या है, इस तरह के बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स आएंगे। एलेगरी क्या होती है, इल्यूजन क्या होती है, ये सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपने शायद जिंदगी में पहली दफा सुनी होंगी, और आपको यहाँ पे आके इंग्लिश लिटरेचर में सुनने को मिलेंगी कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो वो इंशाल्लाह फिर हम वो आपका डेली का होमवर्क हुआ करेगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता, जस्ट 4-5 डेफिनेशन होती हैं जो आपने लिखनी होती हैं, और वो आप एक अपना बनाएंगे जो आपका फोल्डर होगा या आपका जो भी रजिस्टर है, उसकी एक साइड पे आप जस्ट पॉइंट्स लिखेंगे, और उसकी जो बैक साइड होगी वहाँ पे आप लिखेंगे लिटरेरी टर्म्स, और डेली के लिटरेरी टर्म्स आप उस पर लिखेंगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेट हो जाते हैं लिटरेरी टर्म्स के साथ। फॉर एग्जांपल चौसर एज अ मिडीवल पोइट, अगर आपको मिडीवल इरा नहीं पता तो आप नहीं बता सकते कि मिडीवल पीरियड में क्या हुआ और चौसर क्यों मिडीवल पोइट था। तो हम इसी तरह चौसर एज अ सटायरिकल पोइट, या चौसर ने सटायर की थी 14th सेंचुरी के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए 14th सेंचुरी क्या थी और सटायर क्या होती है, और उसने कहाँ कहाँ पे सटायरिकल अटैक्स किए। जब तक आप टेक्स्ट नहीं पढ़ोगे आपको सटायरिकल लाइंस नहीं पता चलेंगी कि सटायर हुआ कहाँ था, ठीक है। ये सारी चीजें, चौसर जो है वो बेसिकली ओल्ड इंग्लिश में लिखी हुई है। इस वजह से कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको टेक्स्ट पढ़ने में मुश्किल होंगे, लेकिन ये कोई ऐसी किताब नहीं है जो बिल्कुल इम्पॉसिबल, ठीक है, कर सकता है इंसान, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। मैं आपके साथ हूँ इसी क्लास के अंदर, आप लोग मुझसे 10 दफ़ा भी एक सवाल पूछेंगे तो मैं आपको आंसर कर दूँगी। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह इजी भी हो जाएगा। चलें जनाब, अब खोल लें एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आज हम पढ़ते हैं द इम्पॉर्टेंट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, अरूज, मदीहा और उस्मा, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है। हो रही है ना? ये द इम्पोर्टेंट पीरियड्स इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जी जी बिल्कुल जी मैम हो रही है। हो रही है ना? बस बेटा अब यहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम अपना पहला लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, द इम्पोर्टेंट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। द इम्पोर्टेंट पीरियड्स, स्लाइड नंबर 2, जो लोग जूम पे नहीं है बेटा वो स्लाइड नंबर 2 उसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्लाइड नंबर, बेटा अपने अपने माइक्स ऑफ कीजिएगा। द इम्पोर्टेंट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द ओल्ड इंग्लिश, फिर उसके बाद द मिडल इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश थी 450 AD टू 1066 AD। द मिडल एजेस 1066 AD टू 1500 AD। उसके बाद रेनेसां पीरियड आया, जिसको रीबर्थ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, या रीबर्थ ऑफ नॉलेज, रीबर्थ ऑफ लिटरेचर, यानी कि इसके अंदर रेनेसां का मतलब ही रीबर्थ होता है, ठीक है। उसके बाद एलिजाबेथन पीरियड आया था जिसके अंदर शेक्सपियर आया था। रेनेसां में डॉक्टर फॉस्टर्स, मार्लो, ये सब आपके अभी आने वाले हैं, ये सब आपको इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए। ओल्ड इंग्लिश क्या होती है, मिडल इंग्लिश क्या होती है, रेनेसां पीरियड कौन सा था, एलिजाबेथन पीरियड कौन सा था। फिर उसके बाद आया जैकोबियन पीरियड, उसके बाद कैरोलिन पीरियड, द प्यूरिटन पीरियड। अब ये जो 2 पीरियड्स है ना, जैकोबियन पीरियड, कैरोलाइन पीरियड, ये जो है ये आपके शायद सिलेबस में नहीं है। लेकिन द प्यूरिटन पीरियड आएगा, रिस्टोरेशन पीरियड भी आएगा, ऑगस्टन पीरियड भी आएगा, रोमांटिक पीरियड है, फिर विक्टोरियन पीरियड है, मॉडर्न पीरियड है, द इंटर वॉर पीरियड, यानी कि वॉर्स के बाद जो
दौर स्टार्ट हुआ है, यानी कि पोइट्स ने जितनी भी वॉर के मुतालिक एक बैकग्राउंड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो अल्लामा इकबाल की पोइट्री में नज़र आता है ना कि वो अपनी मिल्लत के लिए बड़े परेशान थे। वो चाहते थे कि एक हम आज़ाद हो जाए, हम आज़ादाना जिंदगियां गुजारें। तो वो सब द मिड 20th century 1939 onwards. Slide number 3. The Old English period record 450 AD. The Old English period 450 AD to 1066. According to British traditions, to English from the continent came first as mercenaries to help in the defense against the Picts and Scots. Then followed the Christianization of pagan English tribes. Christianization क्यों किया और pagans कौन थे? पेगन्स कहते हैं ऐसे लोग जो कि ना खुदा होते हैं, यानी कि वो खुदा पे यकीन नहीं करते। वो जिस चीज को देखते हैं उसको वो अर्थ वो गॉडेस मान लेते हैं या गॉड मान लेते हैं। स्पेशली ये जो पेगन्स थे ये गॉडेस ऑफ अर्थ यानी कि अर्थ की पूजा करते थे और उसको गॉडेस कहा करते थे और उसके लिए ये बलि भी देते थे। जैसे कभी इवन अपने यंगस्टर्स को भी, जो यंग इनके यूथ होती थी, उसको ये किल कर देते थे कि जी हमने अपनी गॉडेस ऑफ अर्थ को जो है ये अपने इतने जवान बेटे की बलि दी है तो शायद ये खुश हो जाएगी और फिर हमें शायद पता नहीं कितनी क्योंकि पहले लोग जो है उनका ज्यादातर जो ताल्लुक था वो एग्रीकल्चर से था। तो वो क्या करते थे कि जब वो सीजन आता था, जैसे स्प्रिंग सीजन आने से पहले, वो क्या करते थे कि अपने किसी भी यंगस्टर की बलि दे देते थे कि जी इसकी वजह से जब वो बलि देगा अर्थ उसको अपने अंदर उसके खून को पी लेगी तो अर्थ खुश हो जाएगी क्योंकि वो गॉडेस है और फिर हमें और ज्यादा जो है जो हमारी फसल है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस तरह के ये पेगन्स थे। इसी तरह अगर आप कभी चले जाएं कैलाश वगैरह में, वो भी अर्थ को गॉडेस मानते हैं। वहां पे वो जो पेगन्स है ना उनको हीदन्स भी कहा जाता है। हीद हीद कहते हैं वो जो एरिया होता है जिसके अंदर वो रह रहे होते हैं। हीदन्स वो भी गॉडेस ऑफ अर्थ को उसकी पूजा करते हैं और वो क्या करते हैं जब उनके कोई डेथ हो जाती है ना तो वो उसको जंगल में छोड़ आते हैं। वो उसको दफनाते नहीं है। वो कहते हैं हमने इसको गॉडेस ऑफ अर्थ के हवाले कर दिया है, अब वही इसको जो है ना जो वो फैसला करेगी वही ठीक होगा। वो उसको दफनाते नहीं है। दीज आर द पेगन। अब क्या हुआ, इंग्लिश कब स्टार्ट हुई? ब्रिटिश ट्रेडिशन जो है वो कब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट हुई? जब उन्होंने क्रिश्चियनाइजेशन किया इन पेगन्स को, इन नाखुदा लोगों को उन्होंने क्रिश्चियन करना शुरू किया, उनकी क्रिश्चियनाइजेशन शुरू की। फिर क्या हुआ? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेन लॉ इन इंग्लिश, द एक्सेशन ऑफ अ डेनिश किंग, the Norman influence on the English court when began before the conquest in 1066। ये नॉर्मेंडी वॉर की बात हो रही है। जब उसका इन्फ्लुएंस, जाहिर बात है जब वॉर्स होती थी पहले जमाने में बहुत ज्यादा जंगें होती थी, हर इलाका दूसरे इलाके को पता करने के चक्कर में रहता था। अब तो उस वॉर का एक और नाम हो गया ना कि इम्पेरियलिज्म। जैसे ये जो है अमेरिका जो है ये तकरीबन हर मुल्क के अंदर इंटरफेयर करता है। ठीक है, दैट इज द इम्पेरियलिज्म। और पहले वॉर्स के जरिए ये सारा कुछ होता था। तो वो जब भी वॉर होती थी, जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध फतह किया तो क्या हुआ था? वहां पे इस्लाम फैल गया था। सेम इज द केस, जो भी आपकी गुलाम कौम होती है ना वो हमेशा उसको फॉलो करती है जो उसके ऊपर मुसल्लत हो जाती है। तो दैट्स वाई वो जो है उसकी वजह से भी इंग्लिश कोर्ट पे इन्फ्लुएंस, नॉर्मन इन्फ्लुएंस हुआ इंग्लिश कोर्ट के ऊपर। और जब ये सारी कॉन्केस्ट स्टार्ट हुई इन 1066। इम्पॉर्टेंट वर्क्स क्या थे? बीवॉल्फ, ठीक है। द थीम ऑफ द पोएम इज कॉन्टिनेंटल जर्मैनिक। द पोएम वाज कैन बी कंसीडर्ड एट द पेगन ओरिजिन। वर्क इज एनोनिमस। फिर उसके बाद एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल स्टार्ट हुआ, इंस्पायर्ड बाय किंग एल्फ्रेड। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ स्टीफन राइन। ठीक है, उसके अंदर वो जो स्टीफन की जो राइन, उसका जो दौरे हुकूमत था, उसकी जो उसके जो ऑर्डर्स थे उसको, जैसे आजकल जो है हमने जो अपनी उसमें पढ़ा है, हमने यही पढ़ा कि हिटलर जो है वो बड़ा खून का प्यासा एक किस्म का इंसान होता था और वो कहता था कि भाई जिस दिन मैं कोई खून होता ना देख लूं, कत्ल होता ना देख लूं, मुझे चैन नहीं आता। तो सेम इज द केस, जब भी कोई इस तरह का राइन होता है, जैसे आजकल मीडिया को पैसे दिए जाते हैं, उस वक्त राइटर्स को पैसे दिए जाते थे कि भाई इसके खिलाफ लिखो, इसके खिलाफ ना लिखो। कुछ वैसे आज़ाद राइटर्स भी होते थे
जो कि ऐसा नहीं करते थे, लेकिन मोस्टली लोगों को पैसे मिला करते थे। उस वक्त का जो कमाने का जरिया था वो ये राइटिंग थी। दैट्स वाई उस दौर में बहुत ज़्यादा राइटिंग की गई। आज जो है वही पैसे जो हैं ये मीडिया को मिलते हैं कि भाई आप इसको वो करें या उसको वो करें। तो ये सारी ये चीज़ें आ गई थी। डिस्क्रिप्शन ऑफ विलियम द कॉन्कर। उसके बाद ऑथर्स कौन कौन से थे? कैडमन पोइट, जेनेसिस, एक्सोडस, डैनियल। इसने कौन से, कैडमन जो था पोइट ऑथर था ये, इसने जेनेसिस लिखी थी, एक्सोडस और डैनियल। थ्री शॉर्ट पोएम्स ऑफन कंसीडर्ड एज वन अंडर द टाइटल क्रिस्ट एंड सैटन। शैतान को कहा जाता है, सैटन। अच्छा, उसके बाद है साइनेवुल्फ पोइट। फोर पोएम्स contain the signature of Cynewulf in runic characters, Juliana, एलिन, क्रिस्ट एंड फेट्स ऑफ अपोस्टल। अब जो है साइनेवुल्फ जो पोएट था उसने 4 पोएम्स लिखी थी जिसके अंदर सिग्नेचर था साइनेवुल्फ का इन रूनिक कैरेक्टर, इन रनिक कैरेक्टर्स। रनिंग कैरेक्टर्स का ये होता है कि जो के पीछे से आ रहे होते हैं, जैसे जूलियाना की अक्सर जूलियाना पे किताबें लिखी गई हैं, इसी तरह एलिन, क्रिस्ट, ये सब रनिंग कैरेक्टर्स थे। एंड द फेट ऑफ अपोस्टल्स, ये सब रनिंग कैरेक्टर्स है, यानी कि उस दौर में इन कैरेक्टर्स के बारे में लिखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो हरकुलिस के बारे में बहुत किताबें लिखी गई हैं। इसी तरह इडिपस जो है सोफोक्लीस का जो कैरेक्टर था उसने ज्यादातर अपना हीरो जो है वो इडिपस ही बनाया हुआ है। तो इस तरह के रनिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो इसने साइनेवुल्फ ने भी लिखे थे। उसके बाद मिडल इंग्लिश की बारी आती है कि मिडल इंग्लिश में, ये तो हमने पढ़ लिया ओल्ड इंग्लिश के बारे में, मिडल इंग्लिश में देखते हैं कि क्या। द मिडल इंग्लिश पीरियड 1066 AD to 1500, establishment of Norman and Angevin dynasties, internal struggle between king, clergy, noble and people। अच्छा, अभी हमने पढ़ना है चौथर। उसके अंदर आपको ना इसका बैकग्राउंड नजर आएगा, क्योंकि चौसर जो एक बुक थी ना वो एक ऐसी किताब थी जिसमें मिडल इंग्लिश का एंड हो रहा था, मिडिवलिज्म का एंड हो रहा था और रेनेसां का स्टार्ट हो रहा था। इसलिए चौसर एक ऐसी किताब है, ये जो आप कैंटरबरी टेल्स पढ़ेंगे उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी। इसलिए आपको मिडिवल पीरियड के बारे में भी पता होना चाहिए, मिडल इंग्लिश पीरियड के बारे में, और फिर आप लोगों को रेनेसां के बारे में भी पता होना चाहिए। फिर उसके अंदर और क्या क्या था? उसके अंदर इंटरनल स्ट्रगल्स थी बिटवीन किंग, क्लर्जी, नोबल एंड पीपल। अब चौसर ने किंग के बारे में तो नहीं लिखा, ठीक है, उसने क्लर्जी के बारे में लिखा। क्लर्जी ये जो एक्लीजियास्टिकल कैरेक्टर्स होते हैं जिनका ताल्लुक जो है वो चर्च से होता है, उसको कहते हैं क्लर्जी मैन, ठीक है। इसी तरह नोबल, जो बहुत फेमस नोबल, यानी कि एक ऐसा नोबल कैरेक्टर बना देना, जैसे हीरो को कहा जाता था वो बड़ा नोबल कैरेक्टर होता था जी, वो तो यूं और वो, और बड़ा उसकी पावर भी ज्यादा होती थी, सेल्फ राइटियस भी होता था, उसकी जजमेंट कभी रॉन्ग नहीं होती थी, इस तरह के नोबल कैरेक्टर एंड पीपल। अब चौसर ने ना नोबल बनाया था ना उसने किंग बनाया था, उसने क्लर्जी के ऊपर और आम इंसान के ऊपर एक किताब लिखी थी जिसको कहते हैं कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। और उसने एक, उस कैंटरबरी टेल्स ने एक इंग्लिश की दुनिया में एक तूफान मचा दिया था, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट थी। उससे पहले कि मिडिवल में जिन्हों भूतों की बातें हुआ करती थी, स्पिरिट्स की बातें हुआ करती थी, खलाई मखलूक की बातें हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन चौसर ने ऐसा कुछ नहीं किया। या लोग किंग्स एंड क्वीन की कहानियां सुना करते थे, हम लोग भी अपने बच्चों को स्टार्टिंग में बादशाह और मलका की कहानी सुना रहे होते हैं, यानी कि ये सब जो है मिडिवल पीरियड से ताल्लुक रखता है।